नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दाऊद की डी कंपनी पर एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। मुंबई में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी, हिरासत में सलीम फ्रूटवाला। दूसरी बड़ी अपडेट, शाहीन बाग में गरज रहा। शाहीन बाग में बुलडोजर, जिहादी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घरों से निकलकर बिलबिलाए, सड़कों को किया जाम। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में बनेगी बीजेपी की सरकार, आंकड़े निकालकर भड़के पाकिस्तानी। चौथी बड़ी अपडेट, विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में यूपीए के तहत केस, पन्नू को बनाया गया मुख्य आरोपी। पांचवी बड़ी अपडेट, पंजशीर में मारे गए तालिबान के 21 सैनिक। दोस्तों, अफगानिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी फिर से होने लगी है। एनआरएफ और अफगान रिलेशन फ्रंट का ज्वाइंट ऑपरेशन। इस बीच अगली अपडेट, जहां दाऊद इब्राहिम से जुड़े मुंबई के 29 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ रेड हमने आपको बताया और बताएंगे। इस बीच आज़ादी दिवस मना रहा है राष्ट्रपति रूस। राष्ट्रपति पुतिन आज करने वाले हैं बड़ा ऐलान, तो एक एक करके बताएंगे। जहां एलन मस्क ने कहा, अगर मेरी संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाए मौत, ट्वीट करके दुनिया को क्यों चौंका दिया है, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने कुछ एक ऐलान किए हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच कश्मीर से कुछ एक बड़ी खबर आई है और सब कुछ खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 10 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। दाऊद डी कंपनी पर ताबड़तोड़ एनआईए की छापेमारी। 29 ठिकानों पर एनआईए की रेड से टूटा दाऊद इब्राहिम का पूरा कनेक्शन। नवाब मलिक के करीबी के घर पर भी सर्च ऑपरेशन। वहीं दाऊद का करीबी हिरासत में सलीम फ्रूटवाला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईए ने पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और कुछ हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ मुंबई में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है। नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांतराकुंज, बुमरा, भिंडी बाजार समेत अन्य इलाकों में स्थिति अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथियों के ठिकानों पर एनआईए ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, कई हवाला ऑपरेटर और ड्रग पेडलर दाऊद से जुड़े थे। एनआईए ने इस संबंध में फरवरी में केस रजिस्टर्ड किया था और उसी सिलसिले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एनआईए ने मुंबई में सलीम फ्रूट के आवास पर छापेमारी के बाद उनको हिरासत में ले लिया। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और वो दाऊद इब्राहिम का सहयोगी भी है। आपको बता दें, 29 ठिकानों पर जो ये अब खबर निकल के आ रही है वो है 29 ठिकानों पे। इनमें नवाब मलिक के करीबी के घर पर भी छापेमारी की गई है, क्योंकि आपको बता दें ये सारे के सारे जो है वो सब दाऊद के करीबी हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। शाहीन बाग में चल रहा है बुलडोजर। बड़ी खबर निकल के आ रही है। बांग्लादेशी और जिहादी उतरे, सड़कों पे लगाया जाम। कहा, दिल्ली एक तरफा कार्रवाई कर रही है बीजेपी। दोस्तों, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वन निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन लगातार जारी है। आज चर्चित शाहीन बाग इलाके में भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हो गई। इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान मौके पर तैनात हुए। स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर भी पहुंचे दिखाई दिए। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम एमसीडी की मांग पर दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग इलाके में एमसीडी का अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स प्रदान करने की बात कही थी। इससे पहले दक्षिणी नगर निगम को अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से बुलडोजर की कार्रवाई को 8 मई तक के लिए टाल दिया गया था। ये बड़ी खबर निकल के आई है। लेकिन आपको बता दें कि आज जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, वहां पे बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी, जिहादी, घुसपैठी, रोहिंग्याई सब के सब बाहर निकल गए, सड़कों को जाम कर दिया। बीजेपी पे हमला बोलने लगे कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह भी शाहीन बाग पहुँच गए। अमानतुल्लाह ने कहा, शाहीन बाग में कोई अतिक्रमण नहीं है, तो उससे पहले ही हटवा दिया गया जो था। तो ये चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं और विरोध जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि उसके बाद दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला और बुलडोजर को पूरी तरीके से घेर लिया। जहां जहां कार्रवाई हो रही है उसके आसपास भी वहां लोगों को भटकने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया कर्मी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और सब कुछ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में बनेगी भाजपा सरकार, आंकड़े देखकर भड़की पाकिस्तान। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन आपको बता दें, वहां चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आयोग ने एक साथ जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए जम्मू क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी गई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तावित नए सीट विवरण ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने की उम्मीद दी है। भले ही अभी चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने जम्मू क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए
पहले से ही चुनाव की तैयारियां कर दी हैं। बता दें कि आयोग ने जम्मू में 43 सीटों और घाटी क्षेत्र में 47 सीटों के साथ 90 सीटों का प्रस्ताव रखा है और पिछले चुनाव में बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र के 37 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और यही कारण है कि अब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जहां पहले 37 में से 25 सीटें जीत हासिल की थी जम्मू क्षेत्र की, वहीं आपको बता दें अब और भारी मात्रा में जीतने की तैयारी चल रही है। 35 से 38 सीटें जीतने पर भाजपा का फोकस है और सरकार बनाने की भी पूरी पेशकश है। एक और अपडेट, विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में यूएपीए के तहत केस, पन्नू को बनाया गया मुख्य आरोपी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में रविवार को सुबह खालिस्तानी झंडे मिले थे और इस मामले में एक्शन लेते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने यूएपीए के तहत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। अब इस मामले में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरवंत पंत सिंह पन्नू को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बयान जारी कर बताया है कि केस दर्ज करने के साथ ही सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। राज्य की सीमाओं को सील कर दिया गया है। आने जाने वालों पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा एडीजी, सीआईडी, आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब खालिस्तानियों पर जो है एक्शन चलेगा और कोई ढिलाई बरती नहीं जाएगी। एक और अपडेट, अफगानिस्तान में चलते हैं, वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है, फिर से शुरू हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें पंजशीर में मार दिए गए 21 तालिबानी। एनआरएफ और अफगान लिबरेशन फ्रंट का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान में विकास के बीच तालिबान सैनिकों के मरने की खबर सामने आई है। बता दें पंजशीर में 21 तालिबानी को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी एएलएफ और एनआरएफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का ज्वाइंट ऑपरेशन था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 वीडियो मिले हैं जिनमें तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान वायुसेना के हेलीकॉप्टर को साइट पर काम करते देखा जा सकता है, जबकि एएलएफ ने आरोप लगाया है कि वो इलाके में तालिबान के लड़ाकों को 100 को ले जाने के बाद मौके से चले गए थे। एएलएफ द्वारा एक्सेस किए गए अन्य वीडियो में कमांडर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उनकी यूनिट ने नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के साथ एक संयुक्त अभियान शुरू किया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। रूस और बेलारूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएगा ब्रिटेन। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को प्रभावित करने की है कोशिश। रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही, इसको लेकर अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। वही रूसी हमले को लेकर यूके अपने नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने अपने नए प्रतिबंधों से रूस और बेलारूस के 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को प्रभावित करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन आज रूस और बेलारूस में प्रतिबंधों का एक नए पैकेज की घोषणा कर रहा है, जिनमें 1.7 बिलियन पाउंड यानी 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को टारगेट किया है, जो कि पुतिन की युद्ध मशीन यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कमज़ोर करने के एक डिज़ाइन किया गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विजय दिवस के मौके पर परेड नेतृत्व कर रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर सकते हैं पूर्ण युद्ध का ऐलान। जी हाँ, दरअसल इस समय आपको बता दें रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े और अब करीब 2.5 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है। हालांकि इसके बावजूद भी रूसी सेना को यूक्रेन में कुछ खास सफलताएं नहीं मिली हैं। उन्हें उल्टे कीव में जारी अपना ऑपरेशन डोनबास क्षेत्र तक सीमित करना पड़ा है। इसी बीच सोमवार को रूस में विजय दिवस का जश्न मनाया गया। इसी दिन रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की घोषणा की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस दिन रूसी जनता को संबोधित कर सकते हैं। रूस में विजय दिवस के मद्देनज़र शहरों की सड़कें लाल रंग के सोवियत झंडों और नारंगी काले रंग की धारीदार सैन्य रिबन से पटी हुई हैं। ग्रैंड पैट्रियोटिक वॉर से जुड़े स्मारकों पर पूर्व सैनिकों के समूह पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। रूस में द्वितीय विश्व युद्ध को ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर के तौर पर कहा जाता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस को रह रहकर झटके देने की तैयारी में भाजपा। हार्दिक पटेल पर भी है नजर। गुजरात विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 6 महीने का ही वक्त बचा है और भाजपा इलेक्शन मोड में आ चुकी है। वहीं आपको बता दें कांग्रेस अब भी नेतृत्व को लेकर पेशोपेश में है और लगभग साथ छोड़ रहे नेता भी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के आदिवासी नेता रहे विधायक अश्विनी कोतवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा अब तक कुल 13 ऐसे विधायक या पूर्व विधायक हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी थमता नहीं दिख रहा। भाजपा एक सीनियर ने कहा है कि अभी 7 में से 8 कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व विधायक चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हें हार्दिक पटेल को भी अपने पाले में लाने को लेकर भाजपा काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रही है।
गुजरात में जो है कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटका देने की तैयारी की जा रही है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एलन मस्क ने एक ऐसा ट्वीट किया जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय। कहा, अगर मेरी संदिग्ध हालातों में मौत हो जाए तो फिर, जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर शख्स आखिर मरने की बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपनी संदिग्ध हालातों में मौत की बात कही है। उन्होंने इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं। हाल ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के अधिग्रहण की घोषणा करने वाले अरबपति मस्क 22 नाम के ब्रांड का जिक्र कर रहे हैं। ये एल्बम साल 2018 में आई थी। मस्क ने हाल ही में इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ट्विटर को फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैकेज भिजवाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ उनका ट्वीट जो है वो चर्चा में है। हाल ही में आपको बता दें, मस्क चाहते हैं कि ट्विटर जितना संभव उतना व्यापक समावेशी हो। उन्होंने ट्विटर में लिखा है कि अगर मैं मारने की बात की, अगर मैं मर जाऊँ तो क्या होगा, और ये इसी को लेकर लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि आपको पूरी दुनिया को जो है आपकी ज़रूरत है, आप मत मरिए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सेना प्रमुख बाजवा के कार्यकाल के विस्तार करने को बताया अफवाह। कहा, समय आने पर किया जाएगा विचार। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल के विस्तार करने का अफवाह करार दिया। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज ने लाहौर में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए कहा है कि समय आने पर वो इस पर विचार करेंगे और हर संस्थान अपने संवैधानिक दायरे में काम करेगा। बाजवा नवंबर 2016 से पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। 4 सितारा जनरल बाजवा के रिटायर होने से 5 महीने पहले जून 2020 में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने उनके कार्यकाल के विस्तार की अटकलों का खंडन किया था। बाजवा को 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शीर्ष पद पर भी नियुक्त किया गया था। हम चलते हैं और अपडेट। जंग के बीच कनाडा ने यूक्रेन को दी बड़ी आर्थिक राहत। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 1 साल के लिए आयात पर सभी शुल्क हटाने की घोषणा की। दरअसल रूस से जंग के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए आर्थिक राहत की घोषणा की। पीएम ट्रूडो ने यूक्रेन से आयात 1 साल के लिए सभी शुल्क हटाने का ऐलान कर दिया। दरअसल 8 मई को क्यू में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस आर्थिक राहत की घोषणा की। गौरतलब है कि बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के यूक्रेन पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तबाह हो चुके शहर इरपिन का दौरा किया। यूक्रेन के मीडिया संस्थान सल्पिने और इरपिन के मेयर ओलांद्र ने इस बात की जानकारी दी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों अगली, जहां पर आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दरअसल बड़ी खबर, कर्नाटका में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विवाद गहराया। सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ दी कार्रवाई की चेतावनी। दरअसल कर्नाटका में एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट को राज्य भर में अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का जाप करने के ऐलान के बाद पुलिस हाई अलर्ट है। श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने सुबह 5 बजे मैसूर जिले के एक मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का उद्घाटन किया और उन्होंने दावा किया कि मस्जिदों में अजान के खिलाफ 1000 से अधिक मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुप्रभात आरती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने पहले कर्नाटका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र से कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह धार्मिक स्थलों से अनधिकृत लाउडस्पीकरों को उतरवाने की कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएं। तो कर्नाटका में भी पूरी तरीके से ये चीज़ें चल रही है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में दिखाता है कि पूरे देश भर में ये मांग होने लगी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, श्रीलंका विरोध के बीच पीएम महिंदा राजपक्षे आज दे सकते हैं इस्तीफा। देश में गंभीर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। विपक्ष की अंतरिम सरकार बनाने की मांग के आगे झुकते हुए ये कदम उठा रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों ने कहा है कि पीएम राजपक्षे के भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार पर विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ रहा है। 76 वर्षीय महिंदा राजपक्षे अपनी ही पार्टी श्रीलंका पोदुजाना एसएफ ने अमृतसर में मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 10 किलो हेरोइन भी बरामद। सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार तड़के अमृतसर जिले के भौरापाल के सीमावर्ती गांव के एक पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर कर दिया है।
10.5 किलोग्राम की हेरोइन बरामद की गई है। बीएसएफ ने कहा है कि उसने ड्रोन से हेरोइन के 9 पैकेट बरामद किए और सीमा पार से तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ ने ट्वीट किया है कि फ्रंटियर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन के माध्यम से तस्करी के एक और प्रयास को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से आ रहे इस ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने गोलीबारी करके गिरा दिया। ड्रोन से एक बैग में 9 पैकेट बरामद किए गए हैं, जिसमें हेरोइन की लगभग 10 किलोग्राम होने की आशंका बताई गई। बीएसएफ के अधिकारी ने कहा है कि कर्मियों ने ड्रोन की भनभनाहट की आवाज़ भी सुनी थी, जिसके बाद से उन्होंने ढेर कर दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट। जब भाषण के बीच अधिकारी ने मांगा पानी, बोतल लेकर पहुंच गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 30 सेकंड का वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के अलावा एक अलग ही रूप देखने को मिला है, जिसमें एक महिला अधिकारी को पानी देती नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री की इस पेशकश की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की प्रबंधक निर्देशक परुंदजा चंद्रू मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान भाषण दे रही थी। इसी दौरान उन्होंने पानी की मांग की, तभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पानी की बोतल लेकर उनके पास पहुंच गई। कार्यक्रम के वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद्रू अपनी स्पीच के बीच में रुककर पानी देती हुई भी कहती हैं। पानी की ओर इशारा करने के बाद वो अपनी स्पीच को जारी रखने के लिए तभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पोडियम पर उनके पास पानी की बोतल लेकर पहुंच जाती हैं और इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पानी खोलकर अधिकारी को देती भी हैं। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग जमकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भर कर तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और अपडेट। महाराष्ट्र की 900 मस्जिदों ने मानी राज ठाकरे की बात, लाउडस्पीकर में आवाज को किया स्लो। महाराष्ट्र की लगभग 900 मस्जिदों ने राज ठाकरे की बात मानते हुए अजान के वक्त लाउडस्पीकर की आवाज़ धीमी करने की सहमति जता दी है। मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। मुंबई की सबसे बड़ी मस्जिद में अपने दफ्तर में बैठे मोहम्मद अशफाक काजी अजान से पहले अपनी मस्जिद के लाउडस्पीकर के साथ लगे डेसिबल मीटर को जांचते हैं। काजी महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली इस्लामी विद्वानों में से एक हैं। मुंबई की जुमा मस्जिद की मीनारों पर लगे लाउडस्पीकरों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अजान की आवाज़ राजनीतिक मुद्दा बन गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई सांप्रदायिक मोड़ ले। काजी और महाराष्ट्र के 3 इस्लामिक विद्वान बताते हैं कि राज्य के 900 के करीब मस्जिदों ने अजान की आवाज़ कम करने पर सहमति जता दी है। महाराष्ट्र निर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने पिछले महीने ही मांग की थी। हम चलते हैं और अपडेट। उद्धव ठाकरे के पिता के कारण मिली सत्ता, नवनीत राणा बोला फडणवीस से सीखे ठाकरे शासन चलाना। अमरावती सांसद नवनीत राणा की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ठाकरे की तुलना की। साथ ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता से सरकार चलाने की सीख लेने की सलाह दी। राणा रविवार को ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी। हाल ही में उन्हें मुंबई की विशेष अदालत में जमानत दे दी गई है। इंडिया टुडे के अनुसार सोमवार को राणा ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को अपने पिता बाल ठाकरे के कारण सत्ता मिली हुई है। उन्हें शासन करना देवेंद्र फडणवीस से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो जेल में हुए गलत व्यवहार के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने भी इस मुद्दे को उठाएंगी। जब मैं दिल्ली जाऊंगी तब इस मुद्दे को उठाऊंगी। बाप के दम पर सत्ता पा गए हैं, इन्हें सत्ता चलानी नहीं आती। एक और अपडेट। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में को बड़ा बूस्ट, 500 डॉक्टर ने एक साथ ली पार्टी सदस्यता। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से पहले रविवार को राज्य के 500 डॉक्टर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले 3 दशकों से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार रही है। इस बार चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी सरकार चुनौती है। गुजरात विधानसभा चुनाव कुछ महीनों से दूर है, इसीलिए राज्य में चुनावी हलचल भी तेज हो चली है। जैसा कि होता जा रहा है कि चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी बदलने का दौर भी तेजी से चल रहा है, क्योंकि राज्य में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इसीलिए बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की झड़ी लग रही है। लगातार बीजेपी के नेता वो शामिल हो रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना